नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इस बीच कल 17 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कहना सही नहीं है कि आर्टिकल 370 को संविधान में स्थायी दर्जा मिल गया है। संवैधानिक ढांचे में इसके स्थायित्व की स्थिति को नहीं माना जा सकता। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिए गए तर्क से असहमति जताते हुए ये जवाब दिया। मामले की सुनवाई कर रही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि राज्यों की स्वायत्तता हमारे संविधान के लिए मौलिक है। उन्होंने कहा कि ये विशेष प्रावधान सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, बल्कि कई दूसरे राज्यों के पास भी ये अधिकार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि इस मामले में राज्यपाल की रिपोर्ट भी संसद के सामने पेश नहीं की गई। संसद और लोगों के सामने इसका खुलासा जरूरी था, इसलिए राष्ट्रपति शासन की पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 के तहत संविधान के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने की शक्ति है। बेंच ने कहा कि जनवरी 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग होने के बाद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रावधान को अकेले अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता। आर्टिकल 370 के कुछ हिस्से अगले 62 सालों तक प्रभाव में रहे। तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। खबर है कि ईडी ने सेंथिल बालाजी की पत्नी एस मेघाला को भी जांच के घेरे में लिया है और उन्होंने सेंथिल बालाजी के पास से काफी पैसा रिकवर किया। आपको बता दें कि ईडी तमिलनाडु परिवहन विभाग में कथित नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डीएमके नेता बालाजी के खिलाफ जांच कर रही है और अभी कुछ दिन पहले ही ईडी की ओर से मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। ईडी ने एक बयान में कहा कि एजेंसी ने चेन्नई की एक विशेष अदालत में 12 अगस्त 2023 को पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल की और करीब 3000 पन्नों की इस चार्जशीट में एजेंसी ने आरोप लगाया कि बालाजी ने पूर्ववर्ती अन्ना डीएमके सरकार में तमिलनाडु के परिवहन मंत्री के आधिकारिक पद पर अपने भाई आरवी अशोक कुमार और निजी सहायकों बी षणमुगम और एम कार्तिकेयन के साथ मिलकर दुरुपयोग किया। एजेंसी ने दावा किया है कि परिवहन निगमों के वाहन चालक, कंडक्टर, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता के पदों पर नियुक्ति के लिए आरोपी ने अभ्यर्थियों से अवैध तरीके से लाभ प्राप्त किए। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि ईडी की जांच के दौरान बैंक स्टेटमेंट के विश्लेषण से पता चलता है कि आरोपी वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी एस मेघाला के बैंक खातों में बड़े पैमाने पर नकदी जमा हुई है। ईडी ने कहा कि उसने अपराध से प्राप्त राशि के उपयोग और धन के बदले नौकरी घोटाला के कामकाज के तरीकों और साठगांठ के संबंध में ठोस सबूत इकट्ठा किए हैं। जांच एजेंसी ने बताया कि बालाजी से इन ठोस सबूतों के आधार पर पूछताछ की गई और वह उनका खंडन करने में असफल रहे और कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इतना ही नहीं, उन्होंने जांच में भी सहयोग नहीं किया। इस साल के अंत और नए साल की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें तेलंगाना भी शामिल है। वहीं अब चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जहां एक तरफ सत्तारूढ़ बीआरएस की नेता के कविता ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को ही खत्म कर दिया। तो वहीं अब के कविता के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने के कविता के दिए बयान का जवाब देते हुए कहा कि बीआरएस तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम बन गई है। इंडिया टुडे के साथ बातचीत के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि आप सोचते हैं कि इस बीआरएस का मतलब भारत राष्ट्र समिति है, लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा, इसका मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति है। हम इससे बेहतर बयान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को राज्य में हराने के लिए बीआरएस उसकी बी टीम बन चुकी है। उन्होंने आगे के कविता से पूछा कि आप आखिर किस पक्ष में खड़े हैं। रेड्डी ने बीआरएस नेता के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी जिसने अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण लागू किया था। हमने बार बार अल्पसंख्यक समुदायों से एक पार्टी अध्यक्ष चुना है। अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान के एक स्टेटमेंट के बाद काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक टीचर करण सांगवान ने छात्रों से शिक्षित उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील की थी, जिसके बाद अनअकैडमी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और इस बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। आपको बता दें कि अनअकैडमी शिक्षा और लर्निंग के क्षेत्र में काम करने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वहीं अब टीचर करण सांगवान को नौकरी से निकालने को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग अनअकैडमी के इस कदम की काफी आलोचना कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी
गुरुवार 17 अगस्त को इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद अनअकैडमी के को फाउंडर ने इस पर सफाई दी। इस मामले पर हैरानी जताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद अनअकैडमी के सह संस्थापक रोमन सैनी ने कहा कि करण सांगवान ने अनुबंध का उल्लंघन किया था और इसलिए कंपनी को उनसे अलग होना पड़ा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हम एक शिक्षा मंच हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा करने के लिए हमने अपने सभी शिक्षकों के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू की है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे शिक्षार्थियों को निष्पक्ष ज्ञान मिले। उन्होंने आगे कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे शिक्षार्थी होते हैं। कक्षा व्यक्तिगत राय और विचार साझा करने की जगह नहीं है, क्योंकि वे उन्हें गलत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में हमें करण सांगवान से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वे आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच शुरू से ही कोई न कोई मतभेद की खबरें सामने आती रही हैं और अभी हाल ही में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी मतभेद खुलकर सामने आया था। हालांकि फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच की इस तकरार को खत्म कर दिया गया है। वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के पतन की भविष्यवाणी की है, जिसमें असमान विचारधारा वाले दलों की ओर इशारा किया गया जो दशकों से राज्यों में राजनीतिक दुश्मन रहे हैं। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि नया मोर्चा स्वयं के विरोधाभासों के बोझ से ढह जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, उसकी राजनीति अभी शुरू हुई है। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से पैदा हुए थे और आज वे उसके साथ गठबंधन करना चाहते हैं जिसने भ्रष्टाचार को परिभाषित किया है। हरदीप पुरी ने कहा कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी इसी तरह की दुविधा में होगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस या सीपीएम के साथ गठबंधन से तृणमूल के खुश होने की संभावना नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिल्ली या पंजाब में गठबंधन से खुश होने की संभावना नहीं है और मैं ये उदाहरण देता रह सकता हूँ। गौरतलब है कि नया विपक्षी मोर्चा शुरुआत से ही बीजेपी के निशाने पर रहा है। भाजपा विपक्षी मोर्चे पर नई बोतल में पुरानी शराब होने का आरोप लगा रही है। कई नेताओं ने इसके आंतरिक विरोधाभासों को लेकर इसके पतन की भी भविष्यवाणी की है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि यह सत्तारूढ़ दल की घबराहट का प्रतीक है, लेकिन वह इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि विपक्षी मोर्चे में मतभेद शुरू से ही नजर आ रहे हैं और अगर देखा जाए तो ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि इन दलों की विचारधारा अलग अलग है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय द्वारा हाल ही में लिखे गए एक आर्टिकल को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद विवेक देबरॉय ने कल 17 अगस्त गुरुवार को अपनी सफाई देते हुए न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि पहली बात तो ये है कि जब भी कोई कॉलम लिखता है तो हर कॉलम में हमेशा यह चेतावनी होती है कि यह कॉलम लेखक के निजी विचारों को दर्शाता है। ये उस संगठन के विचार नहीं होते जिससे व्यक्ति जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से इस मामले में किसी ने इन विचारों का श्रेय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद को दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद सार्वजनिक डोमेन में अपने विचार रखती है तो वह उन्हें वेबसाइट पर डालती है और अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करती है। इस विशेष मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये पहली बार नहीं है कि मैंने ऐसे मुद्दे पर लिखा है। मैंने पहले भी ऐसे मुद्दे पर इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए लिखा है। दरअसल विवेक देबरॉय ने लिखा था कि हमें बताया जाता रहा है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। अगर इसके खिलाफ कुछ होगा तो अदालतें उसकी व्याख्या करेंगी, लेकिन संविधानों पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च बताता है कि इसकी औसत आयु सिर्फ 17 साल रही है। ये 2023 है। 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा संविधान काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इस तरह ये भी उपनिवेश के दिनों से जुड़ा है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि 2047 में भारत को कैसे संविधान की जरूरत है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय के आर्टिकल पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि विवेक देबरॉय ने संविधान को बदले जाने पर जोर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने विवेक देबरॉय की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमेशा संघ परिवार का एजेंडा रहा है। सावधान रहें। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने संविधान को बदलने का संकेत दिया है, जिसके निर्माता डॉक्टर अंबेडकर थे। वे चाहते हैं कि देश एक नए संविधान को अंगीकार करे। वहीं इस मामले को संविधान पर हमला करार देते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि क्या ये सब पीएम की मर्जी से हो रहा है।
संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। अब तो संविधान पर सीधा हमला हो रहा है। इसके अलावा आरजेडी नेता मनोज झा ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि विवेक देबरॉय ने ये खुद नहीं बोला, बल्कि उनकी जुबान से बुलवाया गया है। इसके पीछे के मंसूबे भी बिल्कुल साफ हैं। उनके इस बयान ने बीजेपी आरएसएस की घृणित सोच को फिर से सामने ला दिया है। भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है, ये स्वीकार नहीं है। इनका तरीका है कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालो और अगर लहर पैदा हो रही हो तो और कंकड़ डालो और फिर कहो कि अरे ये मांग उठने लगी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।